हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के जज से बार बार यही गुहार लगा रहा है कि मुझे जमानत दे दो। मुझे लोअर कोर्ट ने तो जमानत दे दी, आखिर तुम मुझे जमानत क्यों नहीं देते। अब दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके पास हजारों केसेस होते हैं, लेकिन इस वाले केस में इस व्यक्ति का नाम लेकर जो जज है उसने कहा कि तुम वही हो ना जिसने एक लड़की को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा था और उसका बलात्कार करा था। जैसी हरकत तुमने करी है ऐसी हरकतें मुझे बेचैन करती हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस व्यक्ति से कहा था। कौन है ये व्यक्ति, किसको इसने मारा था, किसका इसने बलात्कार करा था, क्या है इस घटना का पूरा मामला, क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ बने रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना है वो है दोस्तों आगरा की। आगरा में 15 मार्च 2013 की शाम को पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक फोन आता है और फोन करने वाला शख्स पुलिस से बताता है कि यहां पर एक एरिया है, उस एरिया का नाम है दयालबाग। दयालबाग में एक जगह है और उस जगह का नाम है खेलगांव। वहां पर एक रेड कलर की एल्टो बहुत देर से खड़ी हुई है, तुम आकर इसे देखो। हो सकता है कि इसमें कुछ गलत टाइप की गतिविधि हो। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, ताला खोलने की कोशिश करती है लेकिन ताला नहीं खुलता। चाबी वाले को बुलाया जाता है, ताला खोल लेते हैं और उसमें एक पर्ची पड़ी थी, पर्ची पर एक कॉन्टेक्ट नंबर था, उसे फोन कर दिया जाता है। सामने वाला जो बंदा होता है उसका नाम होता है ऋषिपाल शर्मा। वो फोन करके बताते हैं कि हाँ मेरी कार है और मेरी 23 साल की बेटी जिसका नाम है नेहा शर्मा, वो इस कार को सुबह लेकर गई थी, शाम तक जल्दी ही वो लौट आती है लेकिन वो आज नहीं लौटी। मुझे बताओ क्या बात है। नेहा शर्मा के पिता यानी ऋषिपाल शर्मा और उसकी मां दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, कार की पहचान कर लेते हैं। कार देख के लग रहा था कि उसके साथ में कोई भी अनहोनी नहीं हुई। अब दोस्तों यहां पर नेहा शर्मा गायब थी। नेहा शर्मा की जो मां है वो बताती है कि मैंने सुबह से 50 फोन करे, एक बार उसने फोन उठाया लेकिन उधर से एक लड़का बोला, उसने बोला कि जो नेहा दीदी है वो सदर बाजार गई हुई है। फिर दोबारा बहुत देर बाद फोन मैंने मिलाया, यानी फोन बहुत देर बाद उठाया, मैं तो लगातार मिला रही थी। फिर फोन उठा के बोला कि जो नेहा शर्मा है, जो नेहा दीदी है, वो थिएटर में है और फिल्म देखने के लिए टिकट खरीद रही है। तो मैंने पूछा कौन सा थिएटर, तो उसने फोन काट दिया। ये बात नेहा शर्मा की मां ने बताई पुलिस वालों को। अब दोस्तों पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई नेहा शर्मा का कोई बॉयफ्रेंड या फिर किसी से प्रेम प्रसंग, तो वो सीधा सीधा मना कर देते हैं। नेहा शर्मा यहीं पर दयालबाग एजुकेशन एक कॉलेज है उसमें से बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। उसने एमएससी से एमफिल किया था, यानी एमएससी के बाद एमफिल किया था और अब वो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत की जाती है, तो कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जो लास्ट टाइम नेहा शर्मा देखी गई थी वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी की लैब की तरफ जाती हुई देखी गई थी। पेरेंट्स यानी ऋषिपाल शर्मा, उसकी वाइफ और पुलिस वाले सीधा कॉलेज पहुंच जाते हैं और जाकर लैब को देखते हैं। लैब में बाहर ताला लगा हुआ था, ताले को तोड़ा जाता है तो अंदर का जो मंजर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। सामने नेहा शर्मा पड़ी हुई थी, आजू बाजू में खून फैला हुआ था और बहुत सारे टिश्यूज खून से सने हुए पड़े थे। उसके शरीर में कांच घुसा हुआ था और कम से कम 20-25 कट के निशान लगे हुए थे। उसके मुंह में रुमाल ढुसा हुआ था और उसकी जो सलवार है वो घुटने तक नीचे खिसकी हुई थी। पहली नजर में मामला देख के लग रहा था कि यह बलात्कार के बाद उसको मर्डर किया गया है। पहले रेप, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। नेहा की मां वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। नेहा के पिता भी वहीं पर बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होकर। पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना बहुत जरूरी अब बन चुका था। तमाम सारे पुलिस वालों को कॉलेज के आसपास में छोड़ दिया जाता है सादी वर्दी में, ताकि कुछ क्लू मिल सके। लेकिन दोस्तों यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी क्लू बहुत दिन तक पुलिस को नहीं मिलता। फिर कॉलेज का ही एक जो प्रोफेसर है वो एक दिन पुलिस से बताता है कि जब नेहा की डेथ हुई, जब नेहा के साथ ये सब हुआ, तब कॉलेज में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम है विशाल शर्मा वो मौजूद था और हमने हाल फिलहाल में उसके शरीर पर खून के धब्बे देखे, उसके कपड़ों पर, उसकी साइकिल पर और उसकी टिफिन पर। पुलिस कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी, सीधा विशाल शर्मा को उठा लिया जाता है। विशाल शर्मा से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मैं इस कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ पेंट भी करता हूं और ये पेंट के ही धब्बे हैं। लेकिन जो कपड़े थे, जहां जहां खून के धब्बे थे, सब चीज को फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है जांच के लिए। जांच आती है तो पता चलता है कि सच में ही वो पेंट है।
वो खून के धब्बे नहीं थे। अब पुलिस के हाथ में कोई भी किसी भी टाइप का क्लू दोस्तों नहीं लग रहा था। उधर आगरा की जनता और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग सड़कों पर आ चुके थे क्योंकि ये जो मामला था बहुत ज्यादा पूरे आगरा में फैल गया था। यहां पर दोस्तों कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स नेहा के पिता से बताते हैं कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का अक्सर कॉलेज में आता है। वो आकर लैब में बैठ जाता है। वो कॉलेज के चेयरमैन का भांजा है। कॉलेज के चेयरमैन जो रिटायर्ड आईएएस भी हैं, वो आकर बैठ जाता है और अक्सर कॉलेज में दबंगई दिखाता है। वो सबसे कहता है कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस दोस्तों उससे बातचीत करती है। जब पुलिस उससे बातचीत करती है तो पहली नजर में उससे बातचीत करके सीधा सीधा लगता है कि उसने तो कुछ करा ही नहीं है और ना ही वो नेहा को जानता। अब यहां पर दोस्तों उसके घर वाले भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि एक हाई प्रोफाइल लोग वो हैं। वो कहते हैं कि हमारा बेटा यानी उदय कोई चोर या लुटेरा नहीं है कि तुम इस तरह से उससे बातचीत कर सकते हो। जो भी बात करनी है उससे घर पे आके बातचीत करो, थाने में वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पुलिस घर पे आके बातचीत करती है तो बिल्कुल उससे साफ नजर आता है कि इसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों तफ्तीश जारी थी, पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस केस को सीबीआई को देने की डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि इस केस को वो अपने आप ही सुलझा ले। बहुत सारे कम से कम 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स से इस बारे में बातचीत करी गई थी, लेकिन कोई भी क्लू अभी तक तो नहीं मिला था। पुलिस एक दिन लैब में जाती है, वहां पर कैमरे लगा देती है और उपकरणों को और वहां पर जो भी साफ सफाई थी वो साफ सफाई करती है और एक पॉलिथीन में सारा मामला लेकर फोरेंसिक लैब में पहुंच जाती है। फोरेंसिक लैब में जाकर पता चलता है कि इसमें कुछ मर्दों के बाल हैं तो कुछ औरतों के बाल हैं, यानी लेडीज के बाल हैं। अब जो लेडी के बाल हैं वो बाल सीधा सीधा नेहा शर्मा के हैं। अब ये मर्द जिसके भी बाल हैं वही मर्द है जिसने नेहा शर्मा के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या करी है। अब यहां पर जो पुलिस का शक था अभी तक वो केवल उदय स्वरूप के ऊपर ही था। इसी बीच कॉलेज के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि लास्ट टाइम लैब में एक बंदा काम करता है, लैब टेक्नीशियन, जिसका नाम है यशवीर संधू। वो लेकर गया था नेहा शर्मा की गाड़ी को। अब दोस्तों नेहा शर्मा की गाड़ी को यशवीर संधू लेकर गया था तो सीधा सीधा पुलिस यशवीर संधू को उठा लेती है। अब यशवीर संधू कहता है कि मुझे गाड़ी ले जाने के लिए उदय स्वरूप ने बताया था। अब उदय स्वरूप के ऊपर शक और भी ज्यादा पुलिस का गहरा जाता है। अब जो फोरेंसिक लैब वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम उदय स्वरूप का कोई भी कपड़ा लेके आ जाओ तो शायद हम इस मामले में कुछ सफलता पा सकते हैं। पुलिस वाले उदय स्वरूप के घर जाते हैं लेकिन उसके घर वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। हालांकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो उदय स्वरूप के कपड़े दे भी देते हैं। अब दोस्तों जो कॉलेज का स्टाफ था वो इस मामले में बिल्कुल भी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था, उल्टा पुलिस पर बार बार केस कर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो पुलिस वाले हैं ये हमें बार बार परेशान कर रहे हैं और हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे। अब पुलिस के लिए 2 केसेस हो गए थे। पहला केस नेहा शर्मा की कांड को सुलझाना और दूसरा केस था वो बार बार कॉलेज केस कर देता था उन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ रहे थे। अब यहां पर दोस्तों जब पुलिस को पूरा शक उदय स्वरूप पर ही चल रहा था, उधर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि मरने से पहले उसे यानी नेहा शर्मा को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था, यानी बेहोशी की दवा। अब सीधा सीधा शक अभी तक भी उदय स्वरूप पर ही था। उदय स्वरूप के कपड़े फोरेंसिक लैब में जाते हैं और उसके कपड़ों में से एक बाल निकलता है जो उसके गुप्तांग का बाल होता है। उस बाल से पहले वाले जो लैब में से बाल इकट्ठे हुए थे उनका मिलान कराया जाता है और सीधा सीधा वो जो बाल है वो उदय स्वरूप का ही निकलता है। अब दोस्तों उदय स्वरूप से बातचीत करने में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था कि यह कांड उदय स्वरूप ने किया होगा। अब पुलिस उदय स्वरूप को उठा लेती है और उससे बातचीत करने के लिए बाकायदा एक साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट उससे क्वेश्चंस मुंह जुबानी नहीं करता बल्कि उसे लिखकर कुछ क्वेश्चन देता है और कहता है कि तुम इनके लिखकर ही जवाब दो। यहां पर दोस्तों जो उदय स्वरूप था वो इस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। आखिर में वो टूट जाता है, वो जवाब नहीं दे पा रहा था, वो टूट जाता है और वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ मैंने ही नेहा की हत्या करी है। उसके बाद जो वो चौंकाने वाला खुलासा करता है उसे सुनने के बाद जब ये खबर मीडिया में आई थी तो सारी जनता सन्न रह गई थी। वो बताता है कि मुझे नेहा पसंद थी, मैं उसे प्यार करता था लेकिन वो मुझे किसी भी टाइप का भाव नहीं देती थी। एक दिन मैंने यशवीर संधू को उसकी गाड़ी ले आते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद यशवीर संधू मेरा काम कर सकता है।
फिर मैंने उससे बातचीत करी और उसे अपनी बातों में ले लिया। फिर एक दिन 15 मार्च को यशवीर संधू ने मुझे फोन करके बुलाया और कहा कि लैब में नेहा अकेली बैठी हुई है, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो, यहां पर केवल चपरासी है, चपरासी को मैं चाय पीने के बहाने अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों वहां पर उदय स्वरूप आ जाता है और बातों बातों में नेहा को एक क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल सुंघा देता है। नेहा वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो उसके मुंह में रुमाल ठूंस देता है और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म था वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से नेहा शर्मा पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और वो बलात्कार का पूरी तरह से विरोध करती है, कभी गर्दन चला के तो कभी पैरों से। इस पर उदय स्वरूप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बाजू में पड़ा कांच उसके ऊपर फेंक कर मारता है। वो उसके शरीर पर उस कांच से कम 25 कट मारता है, यानी 25 जगह उसे घाव देता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और नेहा शर्मा वहीं पर दोस्तों दम तोड़ देती है। उदय स्वरूप लैब का ताला लगाकर वहां से चला जाता है और यशवीर संधू से बोल देता है कि तुम गाड़ी को पार्क कर दो। दोस्तों ये पूरा मामला था। जिस समय पर उदय उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, यानी उसे मार रहा था या उसके साथ बलात्कार कर रहा था, उसी समय पर नेहा शर्मा की मां बार बार फोन कर रही थी। 2 बार उसी ने फोन उठाया था। एक बार बोला था कि दीदी टिकट खरीद रही है फिल्म देखने का, और एक बार बोला था कि दीदी सदर बाजार गई हुई है। अब दोस्तों यहां पर यशवीर संधू और उदय स्वरूप दोनों को कोर्ट तक ले जाता है और कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है या नहीं सुनाती, लेकिन पिछले 9 सालों से जो उदय स्वरूप है वो जेल में ही बंद है। यशवीर संधू को बाद में रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो वो है उदय स्वरूप, वो अभी तक जेल में ही बंद है। अब दोस्तों उसे क्या सजा होगी, क्या सजा नहीं होगी, लेकिन उसके पहले आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहां पर बड़ी गलती किसकी है, उदय स्वरूप की, नेहा की, जिसने शायद अपने माँ बाप को पहले इस मामले के बारे में नहीं बताया था, या फिर यहां पर कोर्ट की गलती है कि कोर्ट ने अभी तक उदय स्वरूप को किसी भी टाइप की सजा नहीं सुनाई। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।